हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका कि यह 23वां वीडियो है। और आज के इस 23वें वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का एक छोटा सा चैप्टर और बेहद खास चैप्टर करने वाले हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसका कि यह पार्ट 2 है। इंग्लिश में बोले तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मानव के कल्याण के लिए सूक्ष्मजीव कैसे उत्तरदायी हैं। मतलब कोई भी जो छोटा सा जीव है यानी सूक्ष्म जीव है, वो हम लोग के लिए हेल्पफुल कैसे है, कैसे हम लोग के जीवन में मदद करता है, उस चीज के बारे में सारे प्रोस्पेक्टस को देखने वाले हैं। इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और वीडियो का लाइक टारगेट है 100। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे कमेंट्स करते हैं, अक्सर बच्चे, क्या सर आप जो पढ़ा रहे हैं उतने से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, मैक्सिमम पोर्शन मेरे इस सीरीज से मिलेगा, लेकिन आपको बेस्ट रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप साथ ही साथ एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, मैं वीडियो डालता हूं किसी भी चैप्टर का, तो आप उस वीडियो को 1 से 2 बार वॉच करें, और आपको इससे क्या होगा, चैप्टर का ट्रेंड पता चल जाएगा कि इस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और फिर आप उस एनसीईआरटी किताब को रीड करिए इस चैप्टर के, जिससे क्या होगा कि आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन छूटने का सबसे कम चांस रहेगा। ठीक है, तो ये तरीका है कि मेरे वीडियो को देखिए, साथ ही आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा, फिर आप एनसीईआरटी किताब को भी 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 90% चांस है, 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से आया तो सही होगा। ठीक है, तो बेस्ट वे यही है, इस तरीके से आप फॉलो कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी पे इस क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ क्लास के नोटिफिकेशन भी, जितने भी क्लास होते हैं उसके नोटिफिकेशन, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, उदित एकेडमी सर्च करना है, फिर वहाँ पे ज्वाइन करना है, और आपको यहाँ पे सभी तरीके के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जैविक खाद धान के फसल के लिए है। देखिए, धान की खेती के लिए जो जैविक खाद, आपको टर्म आया जैविक खाद, तो खाद तो आपको समझ में आ रहा होगा कि खाद उसको कहते हैं जो कि हमारे जैसे कि मिट्टी है उसकी उर्वरता को बढ़ा दे, जो कि उसका पैदावार को बढ़ा दे, उसमें अच्छा फसल हो, उसको हम लोग खाद कहते हैं। और जैविक खाद उसको कहते हैं जो कि क्या हो, एक नेचुरल खाद हो, यानी वो किसी केमिकल का बना हुआ नहीं हो, वो नेचुरल हो, मतलब प्राकृतिक खाद हो, उसी को हम लोग जैविक खाद कहते हैं। जैसे कि आपका गोबर हो गया, ये इस तरीके से सड़ा हुआ पुआल हो गया, ये सब कैसे हुआ, मल हुए, कोई भी जैसे कि जो केचुए होते हैं, केचुए मिट्टी को, ये सब क्या हुआ कि जैविक खाद के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जैविक खाद कौन सा ऐसा है जो कि धान के फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। धान के फसल के लिए, तो आपने धान की खेती तो जरूर देखी होगी, और धान के खेत में कुछ तरीके से बीच बीच में ऐसा ऐसा हरा हरा भी देखा होगा, तो वही है जो कि उसका जैविक खाद है, और उसका नाम होता है एजोला, जो कि बहुत बेहतर जैविक खाद के रूप में यूज आता है। ठीक है, देखिए आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि देखिए, भारतवर्ष में सबसे सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला जैविक खाद धान के फसल के लिए है। धान की खेती जब हम करते हैं तो सबसे बेहतर खाद कौन सा है जैविक खाद, वो है एजोला का पौधा। एजोला भी एक पौधा ही है जो कि इस तरीके से पानी में उगता है, और ये फिर धान के खेत को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और जिस खेत में ये एजोला रहता है उसका पैदावार बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि जैविक खाद जो कि धान के फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है तो एजोला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो ये भी किसके लिए है, चावल के लिए। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि चावल को क्या कहते हैं, मतलब धान की खेती। जैसे देखिए, नील हरित शैवाल क्या है, जैसे आप पानी में देखे होंगे कजली टाइप का, ये जो कजली दिख रहा होगा आपको, यही क्या है, नील हरित शैवाल है। ये क्या है, नील हरित शैवाल है, जो कि अक्सर कहाँ उगता है, जहाँ जमा हुआ पानी होता है। क्या होता है,
पानी कहीं जम जाता है तो वहाँ पे नील हरित शैवाल यानी कजली हो जाता है। तो ये भी नील हरित शैवाल भी क्या होता है, जैव उर्वरक का काम करता है धान के खेत में। लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना बेनिफिशियल आपका ये एजोला है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो एजोला आंसर टिक करना है। अगर पूछे कि नील हरित शैवाल किस खेत में होता है तो चावल के खेत में, ऑब्वियसली चावल होगा, क्योंकि चावल के खेत में ही तो पानी जाम रहता है। नहीं तो आप कौन सा ऐसा पौधा देखे हैं जिसमें कि पानी भरा हुआ रहता है खेत में, ऐसा तो कोई पौधा नहीं है। गेहूं भी सूखे हुए खेत में होता है। तो ये धान का खेती अक्सर पानी में डूबे हुए खेत में किया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कजली आ जाता है। उसी को हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो आप इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। डिफरेंस ये है कि यदि पूछेगा कि धान की खेती के लिए सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा यूज करने वाला कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा एजोला। यही पूछेगा कि नील हरित शैवाल को किस में यूज कर सकते हैं, तो चावल के खेती में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नीले हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं फोटो में, क्योंकि यह क्या कर सकते हैं, आखिर ये क्यों जैव उर्वरक के रूप में काम आता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। एटमॉस्फेयर वातावरण में यदि N2 है तो उसको उसके मिट्टी में, मृदा में उसको नाइट्रोजन फिक्स करता है, मृदा को नाइट्रोजन भरपूर बनाता है। कौन, नीला हरा शैवाल। इस कारण से नीले हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में देखे जाते हैं। तो आपको क्या क्लियर हुआ, देखिए समझना क्या है, ये थोड़ा सा समझने लायक पॉइंट है कि नीले हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में क्यों होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वो मिट्टी में नाइट्रोजन मिला देते हैं, मिट्टी में वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिर मिट्टी से नाइट्रोजन कहाँ चला जाता है, पौधा में। और जब पौधा को नाइट्रोजन मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से विस्तारित फल देगा। कैसा, समझ में आ रहा है ना, तो अच्छे तरीके से समझना है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और बेहतर रिजल्ट के लिए आपको एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जाता है और उस 1-2 क्वेश्चन के लिए क्या टेंशन, उतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट वे है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर वही क्वेश्चन देखिए, ये आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से लिए गए हैं, कम से कम एक से शायद ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और फर्स्ट क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये शायद बहुत पहले का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं और जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाया, ताकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। और थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर आपका तो एकदम नहीं छूटेगा। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, पिछले ट्रेंड देख के हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यही आएगा, क्योंकि हम कोई पेपर पहले से नहीं देखे हुए होते हैं बाबू। पेपर तो सेटर के माइंड पे डिपेंड करता है ना, वो कैसा पेपर सेट करेगा। तो हर चीज़ का एक ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप भी जब ज़्यादा पढ़ लोगे, आप भी 10 साल के क्वेश्चन को देख लोगे और आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो आप भी बता दोगे कि यही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं 100% गारंटी नहीं लूँगा कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बस आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए तो 100% गारंटी है वहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं नहीं जाएगा। बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर सकता है, तो इसलिए आपको अटेंटिव रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से नील हरित शैवाल हो जाएगा। यही अगर बोलेगा तो सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। लेकिन क्या राइजोबियम ऑप्शन में है, नहीं ना, तो आपको आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। नील हरित बैक्टीरिया उसी को कहते हैं। ये बैक्टीरिया भी मृदा में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, स्थिर करते हैं, जो कि आप पिछले स्लाइड में भी देखे थे। इसी कारण से तो धान के खेत में नील हरित शैवाल भी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग लाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो गोबर गैस प्लांट से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे कि यहाँ पे गोबर का यूज करके क्या बनाया जाता है, गैस, फ्लेमेबल गैस बनाया जाता है, जिससे कि लोग क्या कर सके, खाना पीना बना सके। फ्लेमेबल गैस वो जैसे जो कि ज्वलनशील हो, वैसे गैस बनाए जाते हैं। तो आखिर वो गोबर गैस में कौन से बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, तो मिथेनोजेंस, यानी हिंदी में बोले तो मिथेनो बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। और यही बैक्टीरिया आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि रुमेन में
पाया जाता है। अब रुमेन क्या है? जो भी गाय भैंस होती है, जो भी गाय और भैंस होती है जो घास खाते हैं, उसके पेट में एक हिस्सा होता है जिसको हम लोग रुमेन कहते हैं, और उस रुमेन में क्या पाया जाता है? मिथेनोबैक्टीरिया पाया जाता है। इसी कारण से गाय के सामने जो गाय के मुंह से जो सांस निकलता है, सांस छोड़ते हैं, उसमें मीथेन गैस देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है ना? तो गोबर गैस प्लांट में कौन से जीवाणु का प्रयुक्त होते हैं? मिथेनोजेंस प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का प्रमुख घटक है, तो भैया मिथेनोजेंस है, तो मीथेन इसका सबसे प्रमुख घटक होगा। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? मीथेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस उत्पादन की विधि है। देखिए अब गोबर गैस और बायोगैस क्या है? तो देखिए बायोगैस एक ही चीज हुआ। बायोगैस मतलब कुछ वैसे चीज को यूज करेंगे, वैसे चीज का यूज करेंगे जो कि बायो हो, मतलब नेचुरल चीज हो। जैसे कि कोई भी सड़ा गला चीज को यूज करते हैं तो उसको बायोगैस, और उसी को हम लोग गोबर गैस भी बोलेंगे, तो कोई बहुत अलग बात नहीं हुई, एक ही चीज हुई। तो बायोगैस उत्पादन की जो विधि है वो कैसा होता है? मेनली ये पूछना चाह रहा है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। इस कारण से वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो तो उसको हम लोग अवायवीय प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय। तो बायोगैस उत्पादन की जो विधि है वो कैसी होती है? अवायवीय होती है। जैसे कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूं। बायोगैस प्रोडक्शन जब भी होगा एनारोबिक डाइजेशन होता है। एनारोबिक कहने का मतलब हुआ इंग्लिश में मतलब एनारोबिक अवायवीय। क्या? अवायवीय। डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे मतलब नहीं होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। और एरोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। लेकिन बायोगैस प्रोडक्शन एरोबिक डाइजेशन से नहीं होता है, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा कि एनारोबिक डाइजेशन कैन लीड टू बायोगैस प्रोडक्शन। इसका मतलब यहाँ पे यही है कि बायोगैस प्रोडक्शन के लिए कैसा होना चाहिए? एनारोबिक डाइजेशन होना चाहिए। बायोगैस डाइजेशन मतलब क्या हुआ कि बायोगैस प्रोडक्शन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे हम लोग कैटल मैन्योर को ले सकते हैं, ग्रासेस मतलब कुछ सड़े गले घास से कर सकते हैं, हाइलेज से कर सकते हैं, या फिर गोबर से कर सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ? बायोगैस प्रोडक्शन का इसी सब को यूज करके बायोगैस प्रोडक्शन किया जाता है। तो बेसिकली आपको इतना नहीं समझना है, आपको मेनली ये समझना है कि बायोगैस के प्रोडक्शन की जो विधि है वो कैसी होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है? नहीं जी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इस कारण से ये क्या है? अवायवीय प्रक्रिया है। और साथ ही साथ इसमें गोबर गैस का जो प्रमुख घटक है मीथेन। क्यों? क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनो बैक्टीरिया होते हैं। तो शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करने से हम लोग को थोड़ा एनर्जी मिलता है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जो बच्चे को मतलब यूजफुल हो, जिनको लगे कि मतलब सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो पे व्यूज आएंगे, फिर कम अच्छे अच्छे आप लोग करोगे तो फिर मैं सर से बात करूंगा कि आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की भी टीचर लाई जाए। आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स दो, ताकि क्या कहते हैं उदित सर को बोला जाए कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बेहतर से बेहतर टीचर को लाइए। समझे? क्योंकि उनको भी लगेगा कि नहीं यहाँ रेस्पॉन्स हो रहा है। कोई भी टीचर या फिर कोई काम क्यों करता है? जिससे कि उनको भी कुछ क्या मिले, उससे हेल्प मिले। हम लोग का हेल्प बस यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैक्सिमम व्यूज आएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व दिखाएंगे, जिससे सर को भी लगेगा कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट करने से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो हम लोग फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी टीचर को लाएंगे बहुत जल्द ही। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, इसमें आपका भी भला है। बस एक सब्सक्राइब और लाइक करने में क्या दिक्कत है? करते चलिए और आराम से पढ़ते चलिए। ठीक है, जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे पास टीचर अवेलेबल नहीं है, आप किसी और चैनल पे भी जाके पढ़ सकते हैं। हमें आपके सिलेक्शन से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। आप बायोलॉजी हमारे पास पढ़िए, क्योंकि सबसे बेस्ट मैं ही पढ़ाता हूँ इस चीज़ को लेकर के, यूपी पॉलिटेक्निक को लेकर के, क्योंकि सबसे बेस्ट कंटेंट ये है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमारे पास कंटेंट अवेलेबल नहीं है, टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी हैं? देखिए बीटी कॉटन क्या होता है? जैसे ये कॉटन का पौधा है, ठीक है, ये जो कॉटन का पौधा है, पहले ऐसा होता था कि कॉटन के बीज में ना अक्सर कोई बहुत सारा कीड़ा उड़ा लग के कॉटन को खराब कर देता था, कॉटन को खराब कर देता था।
तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए एक कॉटन का नया वैरायटी बनाया जिसको हम लोग कॉटन बीटी कॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी कॉटन। और वो क्या चीज़ के लिए प्रतिरोधी है? वो कीट के लिए प्रतिरोधी है, उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा अटैक नहीं कर सकता है। तो क्या आपको समझ में आया कि बीटी कॉटन क्या कर सकता है, किस लिए हेल्पफुल है? क्योंकि हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि बीटी कॉटन क्या कर सकता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है, यानी कोई भी कीटनाशी का मतलब कीट को नहीं लगने देगा इसमें। ठीक है, आपको कोई भी अलग से केमिकल छिड़कने का जरूरत नहीं है, बस बीटी कॉटन का बीज लाइए, लगाइए, आपको कोई भी कीड़ा परेशान नहीं करेगा। फिर आपका रुई जो होगा, कॉटन होगा, बहुत स्वस्थ और हेल्दी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए द्वारा मृदा की उर्वरता की विधि को क्या कहते हैं? आपको यहाँ पे बहुत सारा केंचुआ दिख रहा होगा, अगर क्लियर करके देखें वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के, तो आपने देखा होगा कि केंचुआ जो जिसको हम लोग आम भाषा में जोकटी कहते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी को बड़ा मुलायम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मुलायम कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा उर्वरता भी बढ़ा देते हैं। पता है ना, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। जिस खेत में, जिस मिट्टी में ये केंचुआ लग गया, उस मिट्टी को वो सोना बना देता है। अब सोना कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो गोल्ड बन जाता है, वो मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वरता हो जाता है, उसमें जो भी चीज़ का खेती किया जाएगा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो बात है कि केंचुआ द्वारा जो मिट्टी की जो उर्वरता बढ़ाई जा रही है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अगर कोई मिट्टी है उसमें केंचुआ लग के उसको क्या कर रहा है, उसका उर्वरता बढ़ा रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। कभी नहीं भूलना है, वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा केंचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। याद रखिए, वर्मी कास्टिंग नहीं होता है, वर्मी कास्टिंग बस आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। अगर वर्मी कंपोस्टिंग ऑप्शन में रहेगा तो वर्मी कास्टिंग भी रहेगा, लेकिन आपको वर्मी कंपोस्टिंग मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक हैं। कोई भी मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है? तो चलिए, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कीटनाशक के द्वारा? जी नहीं, कीटनाशक के द्वारा हम लोग पौधे को कीट से बचाते हैं। जैविक खाद? जी हाँ, जैविक खाद के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी के उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। तो वही बोल रहा है, मिट्टी के उपजाऊ बनाने में सहायक कौन सा है? जैविक खाद। अब जैविक खाद को इंग्लिश में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से आप इस फिगर से समझ सकते होंगे, कोई भी सड़ा गला प्राकृतिक चीज जैसे कि गोबर, गोबर ये सड़ा गला तो नहीं है, लेकिन गोबर जितना पुराना होगा उतना मतलब बढ़िया जैविक खाद बनता है। सड़ा गला पुआल, ये सब क्या है? कोई भी जानवर का मल, ये सब है एक तरीके का जैविक खाद। ठीक है, तो जैविक खाद बड़े ही उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालिया फर्न, जलिया फर्न जो जैव रसायन बेहद अच्छा उदाहरण है। जो जैव रसायन का, देखिए जलीय फर्न होगा, यहाँ पे यम आकर लिखा गया है, गलत है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, जलीय फर्न होगा। क्या हो जाएगा? जलीय फर्न, जो कि जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है। मतलब जैव रसायन का कहने का अर्थ हुआ जैव खाद, और जैविक खाद का उदाहरण कौन सा है? तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन ही तो यही पढ़ा था, एजोला का पौधा। याद है, एजोला का ही तो पौधा था जो कि क्या चीज में हेल्प करता था? पौधे को धान की खेती में मदद करता था। वो एक तरीके का जलीय फर्न ही है। जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यही तो फर्न है, इसी को तो एजोला कहते हैं। याद आया? इसी को क्या कहते हैं? एजोला, जो कि जैव रसायन का भी रूप है। मतलब क्या है? जैविक खाद है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक नेचुरल चीज ही है ना। तो वही पूछ रहा है कि जलीय फर्न है, ये फर्न है एक तरीके का जो कि जल में होता है, इसलिए इसको जलीय फर्न कहते हैं। फिर ये जैव रसायन का बेहतर अच्छा उदाहरण भी है, इस कारण से ये क्या है? एजोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है आपको मैं बता दिया। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एमोनिया के फॉर्म में, याद रखिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में होता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है, 78% गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। उसको मिट्टी में एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी से पौधा के अंदर लेके जाता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। देखिए मिट्टी के अंदर क्या कहते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और कौन करता है? तो आपने पढ़ा था नीलहरित बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल,
पढ़े थे ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि वो भी क्या करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। और क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। वो कौन है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु कौन से हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये देखिए आपको पौधा दिख रहा होगा, पौधा में जो ये नोड्स है, ये नोड्स के ऊपर ही राइजोबियम लग जाता है और वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया के फॉर्म में पौधा को अंदर लेने के लिए दे देता है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से पौधे में नाइट्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन होगा तो उससे जो पौधा होगा, उससे जो फल मिलेगा वो भी नाइट्रोजन से भरपूर होगा। और पता है ना नाइट्रोजन किस चीज़ का पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है, एमिनो एसिड का पार्ट है। और उस फल में यदि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन जाएगा तो उससे ज़्यादा एमिनो एसिड और प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा तो फिर हम लोग के लिए अगर उसको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो उतना ज़्यादा प्रोटीन से आहार, प्रोटीन युक्त आहार मिलेगा। तो हर चीज़ इस तरीके से रिलेटेड है, बस आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया यही हुआ नील हरित शैवाल जो आप देख रहे हैं ठहरे हुए पानी में अक्सर ये होता है। तो ये क्या है, तो ऑटोट्रॉप्स है। क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है भैया, देखो बंदे, देखो भाई क्या होता है ऑटोट्रॉप्स, मैं बताता हूँ। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बना ले, अपना खाना खुद से बना ले। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप अपना खाना खुद से बनाते हैं, जी नहीं, आप अपना खाना खुद से नहीं बनाते, आपके खाना तो मम्मी बनाती है, जी नहीं, ये भी आंसर गलत है। नहीं भैया, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, जैसे कि आप गेहूं खाएं तो गेहूं तो पौधा बनाया ना, गेहूं को तो आप पिसा के रोटी बना के खा लिए, लेकिन गेहूं को कौन बनाया, पौधा। तो याद रखिए कि हम लोग भी क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो देखिए सटीक मतलब डेफिनेशन क्या है, वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो नहीं कर सके वो हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग के पास क्लोरोफिल नहीं है, जिस कारण से हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। लेकिन हरे पौधे, हरे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये देखिए ग्रीन होता है जिसके कारण इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है जिससे ये अपना खाना खुद बना लेता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया को ही एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, इसी को हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं, उसी का नाम साइनोबैक्टीरिया है और वो ऑटोट्रॉप्स है। क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद से बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कवक एवं उच्च श्रेणी पादप के मूल के बीच सहभागी संबंध को क्या कहते हैं। देखिए किसके किसके बीच के संबंध को, कवक और पादप के मूल, यानी पेड़ का कोई भी पेड़ है उसका जड़ और उसके बीच कवक, क्या क्या, देखिए कोई भी पेड़ है उसका जड़ और वहां पे कवक अगर लग जाए और दोनों मिल के रहे, सहभागी संबंध मतलब क्या हुआ कि दोनों मिल के रहे। जैसे कि पति पत्नी को सपोर्ट करता है, पत्नी पति को सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से सहभागी संबंध होता है। कवक और पादप का मूल मतलब जड़, कोई भी पेड़ है उसका जड़ कवक के साथ मिलके रहेगा तो वो क्या होगा, तो वो देखिए उसका नाम क्या है, तो उसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये, एक क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कहने का मतलब वो सहभागी संबंध, मतलब एक दूसरे का हेल्प करता है, ठीक है। तो कवक एवं उच्च पादप श्रेणी के मूल के बीच जो सहभागी संबंध होता है उसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। ये आपको बेहतर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइकोराइजा किसके बीच होता है, तो याद रखिएगा कवक और कोई भी उच्च पादप की मूल के बीच, यानी उच्च पादप के जड़ के बीच। और लाइकेन किसके बीच का सहजीवी संबंध है, तो कवक और एल्गी यानी नील हरित शैवाल, वही साइनोबैक्टीरिया, इस दोनों के बीच के क्या कहते हैं, इस दोनों के बीच के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। और जबकि उच्च पादप के मूल के बीच, कोई भी पेड़ है उसका जड़ और कोई कवक है उसके बीच का जो सहभागी संबंध है तो उसको हम लोग माइकोराइजा कहेंगे। तो एक बार मैं क्लियर कर दूं, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजा मतलब हुआ कि कवक और उच्च पादप के मूल के बीच जो सहभागी संबंध है उसको माइकोराइजा कहेंगे, और लाइकेन उसको कहेंगे जब क्या हो, फंगी यानी कवक और एल्गी यानी नील हरित शैवाल दोनों का मिल के रहे तो उसको लाइकेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जैविक खाद है। नॉन सिम्बायोटिक, याद रखिएगा, सिम्बायोटिक यानी सहभागी, सिम्बायोटिक मतलब सहभागी। और आपको एक सेकेंड,
मिटाने दीजिए। हाँ, सहभागी, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सहभागी होता है, ठीक है। तो नॉन सिम्बायोटिक मतलब क्या, कोई सहभागी नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब आज़ाद हो, वो किसी पे डिपेंड ना करे। तो एन इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग मटेरियल मतलब वैसा जीवाणु जो कि खुद अकेले कर सकता है, किसी पे डिपेंड ना हो, वो नाइट्रोजन को स्थिर कर सके। तो वो कौन सा है, जैविक खाद का मतलब क्या हुआ, जैविक खाद तो आप पढ़ रहे हैं ना, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है, मैं समझाता हूँ। कहता है निम्नलिखित में कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जैविक खाद है। तो आपको नॉन सिम्बायोटिक का मतलब किसी पे डिपेंड ना करे, जैविक खाद का मतलब है कि वो जो कि क्या कर सके, जैविक खाद का काम क्या है, नाइट्रोजन को स्थिर कर सके, नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके जमीन पे ला सके, जमीन से फिर पौधे में चला जाएगा। तो वो कौन कर सकता है जो कि नॉन सिम्बायोटिक हो, जैसे कि राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा, वो राइजोबियम क्या है, सिम्बायोटिक है, क्योंकि वो क्या करता है, पेड़ के पौधे के साथ मिलके करता है, तब वो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर कर पाता है। लेकिन एजोबैक्टर, क्या, एजोबैक्टर जो कि आपको दिख रहा होगा, एजोबैक्टर ये नॉन सिम्बायोटिक जैविक खाद है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्लियर क्वेश्चन बस एक ही चीज़ आएगा, नॉन सिम्बायोटिक जैविक खाद कौन सा है, तो एजोबैक्टर है। तो आप रट लीजिए, एजोबैक्टर क्या है, नॉन सिम्बायोटिक जैविक खाद है। तो ठीक था, यही है लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। तो आपको मैं समझा दिया ना कि किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिक सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पे कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है, मैं कभी नहीं बोला हूँ कि यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ ही साथ मॉडल पेपर है, हैंड रिटन नोट्स है। एक तरीके से इस आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेसिक सॉल्यूशन दे दिया गया है, कम समय में कैसे तैयारी करें। आपके पास बेहद मुश्किल से 1 महीना का टाइम बचा हुआ है, 30 से 35 दिन का टाइम, 40 दिन का टाइम है, तो आप उसको कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर जो लेने का मन है तो आप बेसिक सॉल्यूशन कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी क्या कहते हैं अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, उदित फार्मेसी क्लासेस को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, उस कोर्स में इनरोल हो जाइए। 299 रुपीज़ प्राइस है, कोई खास प्राइस नहीं है, आराम से आप ले सकते हैं। और इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और मैं फिर बता दूं कि आप सभी बच्चे को CUET का फॉर्म फिल करना है। क्या फिल करना है, CUET का, इससे क्योंकि इस चैनल पे हम लोग CUET की भी तैयारी कराएंगे। और CUET में भी कुछ खास नहीं पढ़ना है, उसमें तो सिर्फ क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ना है, पता है ना, सिर्फ क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। तो मैं तो क्लास 12th ऐसे ही पूरे लगभग मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर चुका हूँ। तो आपको और भी बेहतर तरीके से CUET के लिए स्पेशल पढ़ाया जाएगा। वहाँ पे बाइलिंगुअल क्लास चलेगा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे रहेंगे, मैं उसको हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में बोलूँगा और आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। बायोलॉजी का बेस्ट वे है वो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो का लाइक एम कंप्लीट कीजिए। बहुत दिन से 2 वीडियो से लगातार नहीं लाइक एम कंप्लीट हो रहा है, फिर भी मैं रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ अपने पढ़ाई को स्किप करके। भाई मैं भी हायर एजुकेशन कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी अपने पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, तो आपके लिए बस यही काम है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, NCERT पढ़ते रहिए भैया, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप अच्छे कॉलेज पहुंच जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।